Hello students. In our last lecture, we discussed about the classification of matter, and we are do physical classification and chemical classification. Now, in our first chapter, basic concepts of chemistry, our next topic is atoms and molecule. Atoms and molecule. What is atom and molecule? The student which comes from Hindi medium, the atom means परमाणु and the molecule is anu. Okay, you are read this topic in your ninth class. Let us discuss what is atom and what is molecule. Okay, atoms. An atom is the smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence. Means कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब कि वो जो आपका है वो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो आयरन है, अगर आयरन की बात करें तो आप आयरन को ऐसे लिखते हो, जो आपका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ये सारे आपके एटम हैं एंड ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर आप एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करो, जब मैं बात करूँ जो है हाइड्रोजन की, लाइक H2, क्लोरीन, Cl2, ऑक्सीजन O2, these are also atom but they are not capable of independent existence. ये अकेले नहीं रह सकते हैं, ये डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, कुछ टेट्राएटॉमिक के फॉर्म में रहते हैं। मतलब डायटोमिक का मतलब कि दो एलिमेंट्स इकट्ठे कंबाइन होकर स्टेबिलिटी शो करते हैं। अकेला जो है वो स्टेबल नहीं होता है। दिस इज द एटम। नाउ मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। जो आपका मॉलिक्यूल है, जिसको आप क्या कहते हो, अणु बोलते हो, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का जो फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एटम में ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा भी और नहीं करेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा आएंगे तो जैसे वाटर, लाइक H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, Cl2, FeSO4, फेरस सल्फेट हो गया, एंड मच मोर, CO, carbon monoxide. Okay, these are molecule and they are capable of independent existence. Here we have taken here hydrogen, nitrogen, water, carbon dioxide, and NH3 is ammonia. What is NH3? Ammonia. Molecules are of two types: molecule of element and molecule of compound. What is molecule of element? ये जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो दो तरीके के हैं, एक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कोई दूसरा एटम नहीं होता। अगर हाइड्रोजन है तो सारे हाइड्रोजन हैं, कार्बन है तो सारे कार्बन हैं, ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन हैं। ऐसे जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। उनको आप होमो एटॉमिक भी बोलते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको होमो का मतलब बताया था। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। एटॉमिक का मतलब एटम, जिनके अंदर जो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो सारे क्या हैं? सेम है। या फिर होमो न्यूक्लियर। होमो का मतलब सेम और न्यूक्लियस उनका क्या होगा? बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, O3, P4, N2, ऐसे ये सारे आपके मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये कैसे हैं? आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज ये एक ही तरह के एलिमेंट से, एक ही तरह के एटम से जो है मिलकर बने हैं। ओके, नाउ एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? आपने एटॉमिसिटी जो है 9th क्लास में पढ़ी हुई है बेटे। आपका जो 11th है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपके 9th क्लास से एंड 10th क्लास से, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप अगर कोई डाउट लगता है तो आप अपनी 9th क्लास की बुक उठाओ, अपनी 10th क्लास की बुक उठाओ और उस पर एक बार रीड करो। जस्ट हैव टेक ए रीड एंड यू गेट ऑल द मटेरियल in front of your eyes. Okay, atomicity. The number of atoms present in one molecule or an element or a compound is called atomicity. एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई कंपाउंड है, मैंने आपको कंपाउंड बता दिया है। कंपाउंड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो फिक्स रेशियो बाई मास कंबाइन करते हैं। ओके,
तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, वो उसकी क्या है, एटॉमिक सिटी है। जैसे यहाँ HCl है एग्जाम्पल के लिए। अब HCl में एक क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, जैसे आप HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में दो हैं, एक तो क्या है आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 2। मीन्स की HCl की जो एटॉमिक सिटी है वो कितनी है, 2 है। एंड यू कैन से कि HCl क्या है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई का मतलब क्या होता है, 2। हम वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर हम मोनो वर्ड यूज़ करते हैं, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2। ऐसे ही हम ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, ट्राई का मतलब 3 होता है। टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, टेट्रा का मतलब आपका 4 होता है। पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ओक्टा होता है, ओक्टा का मतलब क्या होता है, इस तरह से यूज़ करते हैं। इस तरह से अगर हम P4 बात करें तो इसकी एटॉमिक सिटी कितनी है, 4। ये क्या है आपका टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है। सल्फर S8, ये कैसा है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस की एटॉमिक सिटी 4 है, सल्फर की एटॉमिक सिटी कितनी है, 8 है। अगर आप कोई और भी मॉलिक्यूल ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ जिंक सल्फेट, तो जिंक 1 प्लस सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 एंड 2 6। इसकी एटॉमिक सिटी यहाँ पे कितनी है, 6। तो एटॉमिक सिटी का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में आपने क्या काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एटम। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि सिंबल पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जेड को एक और एन को अलग काउंट करो, ये कंप्लीट एक होगा, क्योंकि जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। तो आपको जो है इस चीज़ के लिए सिंबल याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था कि आप जो है सिंबल याद करो, इवन कि पूरे प्रोजेक्ट टेबल का, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। 10th तक आपको एक्सक्यूज़ थी, पर आपको एक्सक्यूज़ नहीं है। आपने केमिस्ट्री जो है चूज़ की हुई है एज ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एटॉमिक सिटी की बात करें। उसके बाद सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर आर कॉल्ड द हाइग्रोस्कोपिक। मैंने वैसे एडिशनल नॉलेज दिया हुआ है आपको कि ऐसे सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर से जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। फॉर एग्जांपल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मतलब बिना वाटर वाला जो है कॉपर सल्फेट। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा कि कॉपर सल्फेट के साथ जो होते हैं 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के होते हैं, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे रहता है और वाटर क्या हो जाता है अलग, और इसका जो होता है ये कैसे रहता है, वाइट कलर का आ जाता है। तो ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं जो इसके साथ लगे हुए होते हैं, इसके से कलर भी चेंज होता है हीट करने पे। तो ये एनहाइड्रस जो कॉपर सल्फेट है वो आपका जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर का मतलब जो आपके एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में जो नमी होती है उसको हम मॉइस्चर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम, जो भी आप उसको बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका यहाँ पे है। नाउ properties of matter and their physical measurement. Our next topic is properties of matter and their measurement. measurement का मतलब क्या होता है, मापना, उसको वे करना, मापना। What is physical property? All such quantities which we come across during our scientific studies are called the physical properties or quantities. कि जब भी जितनी क्वांटिटी, जब हम कोई भी साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग वो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी जो हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या आप कह सकते हो कि जो है आइडेंटिटी को चेंज किए बिना या उसको ऑब्जर्व की जा सके, मेज़र की जा सके, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, एंड लाइक फोर्स हो गया। दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो हम मेज़र करते हैं। अब जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो मेज़रमेंट होता है वो मेज़रमेंट 2 पार्ट्स पे डिपेंड होता है। वो 2 पार्ट्स कैसे हैं, फर्स्ट वन इज़ द नंबर एंड सेकेंड इज़ द यूनिट। यूनिट बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हो, इस तरह से मैथमेटिकल कंसेप्ट करते हो। आप जब तक यूनिट नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कट जाते। इवन डैट केमिस्ट्री में भी आप यूनिट लिखोगे, फिजिक्स में तो है ही ऐसा कि अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, मार्क्स कटेंगे आपके। तो सेम एज लाइक
फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हो या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और वहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कट ऑफ होने के पूरे चांस हैं। अब फिजिकल मेजरमेंट जो क्वांटिटी है वो टू पार्ट से है, आपको मैंने बताया, वन इज़ नंबर, दूसरी क्या है यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका बेस क्या है 10 kg, तो नंबर कितना है 10 और यूनिट कितनी है kg। ऐसे सिमिलरली मैं किसी कहीं पे फोर्स लगाया मैंने 5 न्यूटन का, तो यहाँ पे जो 5 होता है वो 5 क्या होता है आपका नंबर होगा और जो न्यूटन है वो क्या होगी आपकी जो है वो यूनिट हुई। बेटा यहाँ यूनिट लिखने का एक तरीका मैं आपको और बताना चाहूँगी। जब भी आप कोई यूनिट ऐसे लिखते हो जिस यूनिट का जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, जैसे अब ये न्यूटन है, तो अगर मुझे बोला गया कि मैं 5 न्यूटन लिखूँ तो मैं 5 अगर मैं सिंबल यूज़ करी न्यूटन का देन आई यूज्ड कैपिटल एन। लेकिन अगर मैं किसी केस में जो है न्यूटन जो है वो पूरा लिखना प्रेफर करूँगी एज ए यूनिट, तो यहाँ पे जो मेरा एन होगा वो कैपिटल नहीं होगा, वो एन क्या होगा मेरा स्मॉल होगा। अगर मैंने लिखना हुआ किसी की 10 जूल, तो अगर जूल का सिंबल यूज़ हो रहा है तो जे जो है वो आपका कैपिटल आएगा। बट अगर आप जो है जे जूल मतलब पूरा ही लिख रहे हो तो यहाँ पे जो जे आएगा वो क्या आएगा आपका स्मॉल आएगा। इसका आप ध्यान रखोगे कि जो भी यूनिट्स आपकी साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट हो रही हैं उनमें अगर आप उनका सिंबल यूज़ करते हो तो आप वो कैपिटल लेटर यूज़ करोगे उसकी पूरी यूनिट के फर्स्ट लेटर का। लेकिन अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो उसका ना, तो आप वो यूनिट जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, कैपिटल से नहीं। बहुत छोटी छोटी सी ये बातें होती हैं बट आपको इसको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रहे हो तो आपने ऑक्सीजन बड़ा लिखना है। अगर आप कॉपर सल्फेट लिख रहे हो तो जितना बड़ा सल्फर रहेगा उतने ही बड़े में ऑक्सीजन भी आएगा। मान लो अगर आपने इसको छोटा लिख दिया और आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है पर ये आपका क्या हो गया, आपका ये कोबाल्ट हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाता है, इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं, आपने ये ध्यान रखना है। घबराने की कोई बात नहीं, हैबिट में आएंगी तो ये आपकी हो जाएंगी यहाँ पे। ओके, अब हमने ये नंबर और यूनिट की बात कर ली। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको आप एसआई यूनिट कहते हो, आप 9th 10th में या अदर क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो यहाँ पे आपको फर्दर सबसे पहले बताया जाएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको आप एसआई यूनिट्स बोलते हो, ये वो यूनिट्स होती हैं जो स्टैंडर्ड्स और रेफरेंस के लिए होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। स्टैंडर्ड का मतलब जो बिल्कुल एक्यूरेट है, हम उसके रेफरेंस में किसी चीज़ को मेज़र करेंगे, रेफरेंस लेते हैं। लाइक अगर हमने बोला गया कि कोई चीज़ वाइट है, कितना वाइट है, जैसे मिल्क मतलब जैसे दूध है ना, तो वो दूध क्या है वाइटनेस का स्टैंडर्ड है, उसके बिहाफ पे हम अदर को क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं। तो जिससे हम किसी को कंपेयर करते हैं और उसकी एक्यूरेसी का पता लगाते हैं वो जो हमारा स्टैंडर्ड वो होता है, वो रेफरेंस है। ओके, तो 7 यूनिट बेसिक यूनिट क्या है, वो आपकी वहाँ पे जो 7 बेस यूनिट बोली जाती हैं, आपने इन 7 बेस यूनिट्स का जो है एसआई यूनिट क्या है और जो है उसका सिंबल क्या है सारा जगह। आपकी जो 7 जो है बेसिक यूनिट्स है ना, वो आपकी बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी हैं, लेंथ फर्स्ट, मास सेकंड, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity। ये है लेंथ का सिंबल स्मॉल है, एसआई यूनिट मीटर सिंबल होगा एम, मास मास का सिंबल एम स्मॉल, यूनिट एसआई यूनिट किलोग्राम एंड केजी, टाइम टाइम का सिंबल स्मॉल टी, एसआई यूनिट सेकेंड एंड रिप्रेजेंट करोगे स्मॉलेस्ट से, इलेक्ट्रिक करंट आई, एसआई यूनिट एम्पियर और रिप्रेजेंट करोगे ए से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टी रिप्रेजेंट करोगे इससे, और केल्विन इसकी एसआई यूनिट है एंड के सिंबल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड मोल यूनिट मोल, ई नहीं रहेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी इसकी एसआई यूनिट है कैंडिला और सिंबल है सी डी। तो ये आपकी 7 बेस यूनिट्स हैं, या आप फिजिक्स में भी करोगे और इवन केमिस्ट्री में भी करोगे तो आप इसका ध्यान रखना कि ये 7 बेस यूनिट्स हैं और ये बेस यूनिट्स आपने जो है वो सारी की सारी जो है वो करनी है। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं कि टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन।
डिग्री सेल्सियस में भी होता है आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी है और केल्विन में भी है। आप इनको आपस में कन्वर्ट करते हो, इसके लिए फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के इक्वल होता है। वैसे आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा कि जो आपका ये दिया होगा वो आपको लाइक 273.15 केल्विन दिया होगा, तो आप इसको इतना ज़्यादा जो है वो डीपली मत लेना, या आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, मतलब कि अगर आपको किसी डिग्री सेल्सियस है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है एंड यू कैन ऐड 273 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं ऐड करोगे। सपोज करो मेरे को दिया है कि मुझे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट? हम लिखोगे 25 प्लस 273, इसको ऐड कर दोगे, 5 में 3 ऐड करो, 5 और 8 एंड 9 एंड 298 केल्विन, यानी कि जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो 298 केल्विन से होता है। सिमिलरली अगर आपको केल्विन है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 273 जो है उसमें से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। इस तरीके से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही हमारा जो है नेक्स्ट टेम्परेचर का स्केल है डिग्री फ़ारेनहाइट का, उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी चीज़ डिग्री सेल्सियस में जो है कन्वर्ट करना है और वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे फॉर्मूला है, या इसी फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज कर लेते हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्या करूँ कि मेरे को बोला, मैं आपको कहूँ कि 90 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री सेल्सियस को मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये मैं अपना फॉर्मूला लिखूँगी 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बार बार जब भी आप इक्वेशन करोगे आप फॉर्मूला ज़रूर लिखोगे, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको याद हो जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 9/5, यहाँ पे आप 90 डिग्री और प्लस यहाँ पे क्या करो 30। तो पहले बड़ा मास से वी बड़ा मास का जो रूल है, पहले आप मल्टीप्लिकेशन को करोगे तो यहाँ पे 18 के टेबल पे ये कट जाता है, 18 5 ज़ा 90 होता है। तो आपके पास जो क्वांटिटी बची वो क्या हुई, 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 32। आप जब 9 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 18 का टेबल याद होगा, तो 162 एंड प्लस 32 एंड दिस इज 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अगर आपको बोला गया कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या आपको ऐसा बोला गया कि डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करोगे, जो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट होगा उसको कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में, और फिर उसमें क्या करोगे 273 ऐड करके उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, केल्विन में। देखो जैसे आपको बोला गया कि 194 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करो केल्विन में, तो ये प्रोसीजर अपनाओगे आप। सबसे पहले आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 5/9, ये मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 आपको यहाँ पे पुटअप करो 5/9 एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आपको कितना दिया हुआ है 194 माइनस 32, ये 4 है, आपको लगेगा 9 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/9 और 194 में से अगर आप 32 को माइनस करोगे 4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड ये 6 एंड 162 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यानी कि पहले आप 162 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 810 एंड डिवाइड बाई 9 एंड ये अगेन आपका आ गया 90 डिग्री सेल्सियस। ये आपका कितना आ गया 90 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको पर कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 90 डिग्री सेल्सियस लो प्लस उसमें क्या ऐड कर दो 273 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 363 केल्विन, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप जो है वो टेम्परेचर के रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो वहाँ पे आप उसको क्या करोगे, आप चेंज कर सकते हो। ओके यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, बट एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट रेट वैल्यू सेम, तो ये आप
एक्स्ट्रा से क्वेश्चन कर सकते हो कि सेम वैल्यू सपोज कर लो x है, फिर उस वैल्यू को वहाँ पे पुट करके और आप आसानी से ऐसे न्यूमेरिकल्स जो है वो कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल देने वाली हूँ जो आप करके मुझे दिखाओगे। ओके, तो एक होती है आपकी सिंपल यूनिट्स तो आपने कर ली, एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट ऑब्टेन फ्रॉम ऑल अदर बेस यूनिट्स ऑल कॉल द डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? जो डिराइव करना मतलब उसको निकालना। तो किसी भी बेस यूनिट से जो यूनिट आपकी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। जैसे अब एरिया, लेंथ आपकी बेसिक यूनिट है, अगर आप लेंथ का स्क्वायर करते हो तो जो मीटर स्क्वायर यहाँ पे आता है, ये मीटर स्क्वायर आपकी क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। तो ऐसे ही जो कोई भी आपकी यूनिट्स जैसे होती हैं जो बेस यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी की यूनिट्स जो भी आती है, ये सारी आपकी क्या है? डिराइव्ड यूनिट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही आप करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, कुछ नए करेंगे। आप होप सो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा जिससे मेरी जितनी भी नई वीडियोस अपलोड हों सबका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आ जाए। थैंक यू सो मच।